अकेली मछली मामूली होती है, लेकिन साथ मिलकर वो पूरे समुद्र तट की तकदीर अपनी मुट्ठी में रख सकती हैं। गहराई में ठंडे पानी का पहला एहसास मिलते ही अरबों सार्डिन्स लंबे सफर पर निकल पड़ी हैं। ये दुनिया में जीवों का सबसे बड़े पैमाने पर किया जाने वाला प्रवास है, जिस पर प्रकृति की सबसे बड़ी घात लगाई जाने वाली है। समुद्र तट पर हर शिकारी इसी सफर की ताक में बैठा रहता है, उस दावत के लिए जो सार्डिन की भरमार लेकर आई है। इससे पहले कि वो गहराई में निकल जाए। अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर बेहद ठंडा साउथ अटलांटिक अपने से कम ठंडे हिंद महासागर से मिल जाता है और अटलांटिक के पानी में प्लैंकटन की भरमार है। ये छोटी मछली के पनपने के लिए एकदम सही माहौल है। अरबों सार्डिन्स यहां साल भर रहती हैं। लाखों मछलियों के अलग अलग झुंड साथ में रहते और खाते हैं। लेकिन अप्रैल के आखिर में समुद्री धाराएं हल्का सा रुख बदलती हैं। जब दक्षिण का सर्द मौसम आता है तो समुद्री उथल पुथल और भंवर ठंडे पानी की एक धारा को पूर्व में धकेल देते हैं। अगेलस की गर्म धारा किनारे से आगे बढ़ जाती है, जिससे ठंडी धारा में तेजी आती है। ठंडे पानी की सार्डिन अपने आप ठंडी धारा में इकट्ठी हो जाती हैं। अगालस के तट से 250 किलोमीटर दूर समुद्र में बड़े पैमाने पर छोटे छोटे झुंड एक साथ जमा होने लगते हैं और 30 किलोमीटर लंबा एक बहुत बड़ा झुंड बना लेते हैं। उसके बाद ये झुंड एक विशाल जीव के रूप में ठंडे पानी के हाईवे के साथ साथ तट की तरफ बढ़ते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा बायोमास माइग्रेशन है, जो सेरेंगेटी के विशाल झुंडों को टक्कर देता है। फिर भी वो असल में ऐसा क्यों करते हैं, ये एक रहस्य बना हुआ है। इस सफर से मछली को कोई फायदा होता नजर नहीं आता। ये सफर एक ऐसे गर्म समुद्र में जाकर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा जो सार्डिन के लिए सूटेबल नहीं है। ये सफर एक ऐसे गर्म समुद्र में जाकर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा जो सार्डिन के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि पूरी खाद्य श्रृंखला इनके इस सफर पर निर्भर करती है। शिकारी पहले से ही तैयार रहते हैं, अंदाजा लगाते हैं, यहां तक कि उनका शिकार करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। बहुतों को इस साल के सार्डिन के सफर में या तो अच्छी तरह खाने को मिलेगा या वो भूखे रह जाएंगे। सब कुछ समुद्र की शीत धारा पर निर्भर है। अगर पानी का तापमान 20 डिग्री से कम रहता है तो सार्डिन 1600 किलोमीटर का सफर तय करके साउथ अफ्रीका के पूर्वी तट तक जा सकती हैं। और अगर ठंडे पानी की धारा हल्की पड़ जाती है
तो झुंड मुड़ जाएगा, बिखर जाएगा या गहराई में गायब हो जाएगा। पहला खतरा सार्डिन के रहने की जगह से सिर्फ 160 किलोमीटर दूर है। लगभग 4000 केव फिश सील्स की एक कॉलोनी। ये लोकल शिकारी हैं जो किनारे के पास उथले पानी में घूमते हैं। बच्चों को हर 4 घंटे में दूध चाहिए, इसलिए माएं शिकार के लिए ज्यादा दूर नहीं जा सकती। और वो किनारे के समुद्री घास के जंगल की सुरक्षा छोड़ना नहीं चाहते। ऊंचे ऊंचे पौधे उन्हें ग्रेट व्हाइट शार्क से बचाते हैं। सार्डिन की दावत उन्हें तभी मिल सकती है जब झुंड उनके पास आए। माएं अपने दूध की सप्लाई बढ़ाने के लिए ऑयली फिश पर निर्भर रहती हैं और वो अगले साल के बच्चों को जन्म देने के लिए पहले ही गर्भ धारण कर चुकी हैं। जब खाने के स्रोत का कोई ठिकाना ना हो तो पता नहीं होता कि इन्हें खाना मिलेगा या नहीं। कॉलोनी भीड़ भरी है। बच्चे मांओं से चिपके रहते हैं। गुस्से में झड़पें होती हैं। लेकिन इस साल समुद्र खाना दे रहा है। ठंडे पानी की धारा ने जू प्लैंकटन के ढेर को तट की तरफ और सील कॉलोनी की तरफ धकेल दिया है। छोटी मछलियां अपने खाने के पीछे सीधे समुद्री घास की क्यारियों में आ रही हैं। सील के लिए साल का यह सबसे बड़ा मौका है। उनके आगे के फ्लिपर्स बड़े और बेहद दमदार होते हैं। वो पैडल्स की तरह सील को 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ाते हैं। और पूरे नियंत्रण के साथ तैरने में मदद करते हैं। हर सील एक दूसरे का साथ देती है। सील पूरी मछली निकल जाते हैं, तब भी जब वो पानी के अंदर हो। लेकिन सार्डिन असहाय नहीं होती हैं। हमला होने के बाद वो और भी ज्यादा घना झुंड बना लेती हैं, जो उनके बचाव को साबित करता है। हर मछली की पीठ पर एक लाइन होती है, लैटरल लाइन, जिसके सिरे, धड़ और पूंछ पर सेंसरी सेल्स होते हैं। ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि पानी में होने वाली हलचल और दबाव में आने वाले हल्के से बदलाव को पकड़ लेते हैं। जब एक मछली अपने आसपास कोई हलचल महसूस करती है तो वो तुरंत उसी की तरह रिस्पॉन्ड करती है। लाखों छोटी छोटी मछलियां साथ मिलकर इस तरह से तैरने लगती हैं
कि एक बहुत बड़े जीव जैसी नजर आती हैं जो अपना आकार बदलता है और शिकारियों की पहुंच से बाहर निकल जाता है। हजारों भूखे सील्स के हमला करने के बाद भी इस विशाल झुंड पर खास असर नहीं पड़ता। सार्डिन बचकर तट की तरफ निकल जाती हैं और सील्स उनका पीछा नहीं करते। उन्हें अपने भूखे बच्चों के पास वापस लौटना पड़ता है। मछलियों का झुंड हमेशा ठंडे पानी की धारा में रहता है और हर रोज 60 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है। अब मादाएं तट की ओर बढ़ते हुए अंडे देती हैं, जिससे कुछ लोगों को लगता है कि यह अंडे देने की एक सालाना प्रक्रिया है। दूसरे लोगों का कहना है कि यह हवा और ठंडे पानी की वजह से होता है। हर 1.5 किलोमीटर पर पानी हल्का हल्का गर्म होता जाता है। यह नहीं कहा जा सकता कि कहां और कब, लेकिन ठंडी धारा आखिर में जाकर खत्म हो जाती है। लेकिन फिलहाल ये काफी ठंडी है और मछलियों को आगे बढ़ा रही है। मई की शुरुआत में सार्डिन्स सील कॉलोनी से 650 किलोमीटर पूर्व में अपने अगले पड़ाव पर पहुंच जाती हैं। बर्ड आइलैंड। ये दुनिया की सबसे बड़ी केप गैनेट्स की कॉलोनी है। 3 महीने से पक्षी अपने बढ़ते हुए बच्चों को खाना खिला रहे हैं। ये भले ही भयंकर समुद्री शिकारी हों, लेकिन ये समर्पित माता पिता भी हैं। ये एक ही जीवन साथी के साथ रहने वाले हमेशा एक ही घोंसले में वापस लौटते हैं। यहां भीड़ है, इसका मतलब रहने की जगह और खाने के लिए कड़ा मुकाबला है। कॉलोनी में 2 लाख से भी ज्यादा पक्षी हैं, इसलिए प्रजनन के एक मौसम में उन्हें 9,000 टन मछलियों की जरूरत होती है। गैनेट्स ने अपने पूरे प्रजनन चक्र को उन सार्डिन्स के आने के भरोसे कर दिया है जिनके आने ना आने का कोई पता नहीं। खोजी दस्ता पेट भरकर और अच्छी खबर लेकर लौटा है। मछलियां आ रही हैं। सार्डिन्स का बड़ा झुंड किनारे से 30 किलोमीटर दूर, यानी उनके हमला करने की हद में है। गैनेट्स हवा में 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। वो अपनी दूरबीन जैसी नजर से झुंड का जायजा लेते हैं। वो एक लक्ष्य को साधते हैं और उसके बाद गोता लगाते हैं।
गैनेट्स 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी में घुसते हैं। मसल्स उनके गर्दन के वर्टिब्रे को अपनी जगह लॉक कर देती हैं। चेहरे और छाती के एयरबैग्स टकराव के असर को जज्ब कर लेते हैं। सार्डिन्स बच निकलने के लिए और गहराई में चली जाती हैं, लेकिन गैनेट की तेज गति उन्हें पानी के अंदर 10 मीटर तक ले जाती है। अगर कोई गैनेट मछली पकड़ने से चूक जाता है तो वो अपनी सांस रोक उसे दोबारा पकड़ने के लिए पेंगुइन की तरह पैडल मारता है। पहला शिकार पूरी तरह से बच्चों के लिए होता है। गैनेट माता पिता अपने गले में खाना भर के बर्ड आइलैंड पर लौट आते हैं। हर माता पिता को पता होता है कि उनका बच्चा कहां मिलेगा। खाना मिलना बहुत मायने रखता है। एक बढ़िया सार्डिन के झुंड के आने का मतलब है और ज्यादा छोटे गैनेट्स को जीने का मौका मिलेगा। लेकिन ये छोटे बच्चों का आखिरी मुफ्त खाना है। इसके बाद माता पिता उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर मछलियों के झुंडों का पीछा करने निकल जाते हैं। जो भी गैनेट खाना चाहता है उसे मछलियों का पीछा करने के लिए खुद उड़ना पड़ेगा। इससे बच्चों को उड़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। उन्हें जितनी ज्यादा भूख लगती है वो उतनी ही ज्यादा कोशिश करते हैं। तेज हवाओं और उफनती लहरों में सीखने की शुरुआत करना बहुत मुश्किल होता है। लहरों में खतरनाक ढंग से उतरना सबसे पहली भूल होती है। लेकिन लहरों का उफान असली खतरा नहीं है। किनारों पर सील भी शिकार करते हैं। इन नन्हे पक्षियों के पास पानी से उड़ान भरने की ताकत या अनुभव नहीं है।
भीगे हुए पंखों से वो भारी हो जाते हैं। जिस तरह गैनेट्स ने सार्डीन से अपना हिस्सा लिया था, उसी तरह अब बर्ड कॉलोनी को भी अपने हिस्से का नुकसान उठाना है। किस्मत वालों को अपने पंख सुखाकर फिर से कोशिश करनी होगी। वो अपनी जिंदगी के सार्डीन के पहले शिकार का मौका गंवा नहीं सकते। सार्डीन्स 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्व की ओर जा रही हैं। वो अपने सफर के पहले असली पड़ाव पर पहुंच रही हैं। एक 1000 किलोमीटर के बाद समुद्र तटरेखा उत्तर की तरफ घूम जाती है और कॉन्टिनेंटल शेल्फ संकरी हो जाती है। उनका ठंडे पानी वाला हिस्सा तट की गर्म धाराओं की वजह से किनारों से सट जाता है। अरबों सार्डीन्स को सिकुड़कर संकरे चैनल में समाना पड़ता है। झुंड लंबा और ज्यादा पतला हो जाता है। मछलियां आपस में कसकर चिपक जाती हैं। ये धारा उन्हें द वाइल्ड कोस्ट नाम की जगह पर पहुंचा देती है। 300 किलोमीटर के इस इलाके में टेम्परेट और ट्रॉपिकल जैविक परिवेश आपस में मिल जाते हैं। यहां सिर्फ गर्म और ठंडी धाराएं ही नहीं मिलती, बल्कि यहां बेशुमार प्रजातियां भी आकर मिलती हैं। ये जून का महीना है और इस वक्त हम्पबैक व्हेल्स एंटार्क्टिका से होती हुई उत्तर में ब्रीडिंग ग्राउंड की तरफ जाती हैं। दूसरे जीव पूरे साल यहीं रहते हैं। बड़े झुंड से 80 किलोमीटर आगे जाकर रहने वाली बॉटलनोज डॉल्फिन्स सर्दियों के आने का लुत्फ उठा रही हैं। डॉल्फिन्स करीब 25 सदस्यों के सामाजिक गुटों में रहती हैं। उनके खेल से पता चलता है कि वो इतनी भयंकर शिकारी क्यों हैं। वो तेज होती हैं, वो आपस में बात करती हैं और वो एक समूह बनाकर चलती हैं।
सार्डिन की असली दुश्मन। और यहां रहने वाले इस स्पॉट का एक और काम भी है। ये पीछे आती बड़ी सेना के लिए खोजी दस्ते का काम करते हैं। कॉमन डॉल्फिन्स। ये अपनी ज्यादातर जिंदगी तट के पास गर्म पानी में गुजारती हैं। साल के इस वक्त उनके बच्चे शिकार करना शुरू ही कर रहे हैं। माओ को अगली बसंत ऋतु के ब्रीडिंग सीजन से पहले उनका दूध छुड़ाना होगा। भरपूर मछलियां खाना ही एकमात्र उपाय है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सार्डिन्स का झुंड उन तक पहुंच जाएगा, इसलिए वो ऐसा करती हैं। जब वो दक्षिण की तरफ बढ़ती हैं, तो सैकड़ों छोटे परिवारों के समूह इकट्ठे हो जाते हैं। डॉल्फिन का एक बड़ा झुंड बनना शुरू हो जाता है, जो सार्डिन्स के झुंड को रोकने निकल पड़ता है। एक 160 किलोमीटर दक्षिण में मछलियां वाइल्ड कोस्ट पर बहती जा रही हैं। उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। जब सिकुड़ती धारा उन्हें उथले पानी की तरफ धकेलती है, तो झुंड टूट जाता है। छोटे छोटे अलग अलग झुंडों से चारे के रूप में एक नया मौका मिलता है शार्क को। ये घुमक्कड़, ब्लैक टिप्स और डस्की शार्क्स दूर कहीं उत्तर के गर्म पानी से आई हैं। उनकी जिंदगी के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन पास ही में मिली शार्क नर्सरी से यह पता चला है कि शार्क्स भी समुद्र तट के दूसरे जीवों की तरह सार्डिन्स के सफर के दौरान ही अंडे देती हैं। छोटी मछलियां दर्जनों शार्क्स का सामना करती हैं। ये मुकाबला बराबरी का नहीं लगता, लेकिन सार्डिन्स झुंड बनाकर अपना बचाव शुरू कर देती हैं। जब शार्क आगे बढ़ती हैं, तो वो पानी में एक प्रेशर वेव भेजती हैं। मछली अपनी संवेदनशील लैटरल लाइन से उसे महसूस कर लेती है। सिर्फ एक मछली भी बचकर निकल जाए, तो आसपास की हर मछली उसी के पीछे चलती है। ये बेहद कारगर होता है। शार्क खाने के जमघट से होकर गुजर जाती है, लेकिन वो तेजी से मुड़कर एक निवाला भी नहीं खा पाती। शिकारी अपने तरीके बदल देते हैं। अचानक तेजी से आकर वो बड़े झुंड को छोटी छोटी टुकड़ियों में तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन उनका आपसी तालमेल उतना अच्छा नहीं है। तीस किलो की ट्यूना का एक झुंड भी शिकार में शामिल हो गया है। आमतौर पर शार्क ट्यूना का शिकार करती हैं, पर इस वक्त ये सार्डिन्स के शिकार में उनकी मदद करेंगी। उनसे छोटी ट्यूना कहीं ज्यादा फुर्तीली होती हैं। कुछ ही सेकंड्स में उन्होंने झुंड से एक छोटे दल को अलग कर दिया और उसे फंसाकर सतह पर ले आई।
जहां उन्हें खाना सबके लिए आसान है। शिकारी शार्क और उनकी शिकार मछलियां कुछ देर के समझौते की दावत उड़ा रही हैं, क्योंकि वो एक ही शिकार को खा रही हैं। बड़ा वाला असली झुंड उत्तर की तरफ भाग गया और अपने पीछे खत्म होने के लिए अपने छोटे छोटे समूहों को छोड़ गया। यहां तक कि गर्ल्स को भी उनका हिस्सा मिल गया। सबसे बड़ा झुंड अब अपने घर से बहुत दूर है। जब तक ठंड रहेगी, ये यूं ही आंख बंद करके तैरता रहेगा। ये दक्षिण अफ्रीका के तट पर एक ऐसी जगह की तरफ बढ़ रहे हैं जो उनके सफर में सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। सैंडस्टोन का एक गढ़ जिसे वाटरफॉल ब्लफ कहा जाता है। ये चट्टानी इलाका ठंडी धारा को पूर्व की तरफ धकेलता है, जो एकदम किनारे पर जाकर गर्म पानी से टकराता है। कुछ सालों में ठंडा पानी इस जगह से आगे बढ़ सकता है, लेकिन इस साल नहीं। बड़ी धारा धीरे धीरे कम होकर पतली धारा बन जाती है। सार्डिन्स मानो मंत्रमुग्ध होकर उस पतली धारा की ओर चली जाती हैं। हर एक मछली एक ही मिशन पर कायम रहती है, झुंड से जुड़े रहना और बीच में रहना। लेकिन रास्ता दिखाने वाली धारा के बिना पहले से टूटा हुआ झुंड और टूट जाता है। छोटे समूह ठंडे पानी के बदलते गलियारों में भटक जाते हैं। मछलियों का लंबा सफर थम जाता है और हर शिकारी के लिए हालात बढ़िया हो जाते हैं। एक जाने पहचाने दुश्मन ने पूरे रास्ते उनका पीछा किया है। कुछ गैनेट इस ठंडी धारा के संकरे गलियारे में ऐन मौके पर धावा बोलने के लिए 24 घंटे की लंबी उड़ान भरते हैं, और कई तो पास की चट्टानों पर बच्चों का खाना जुटाने के लिए डेरा जमाए रहते हैं। नए शिकारियों के लिए ये एक सच्चा इम्तिहान है। शार्क्स भी और खाने के लिए वापस आ गई हैं। अब तक तो छोटे छोटे समूहों का चारा देकर सार्डिन शिकारियों को चकमा देने में कामयाब रही हैं, लेकिन अब वो सबसे ज्यादा खतरे में है। ऊंचाई पर उड़ने वाले गैनेट्स सबसे पहले रुके हुए झुंड को देखते हैं। साफ नजर आने वाले गैनेट्स एक आर्मी को रास्ता दिखाने वाले प्रकाश स्तंभ की तरह अलग से दिखाई देते हैं। यह है डॉल्फिन का बड़ा झुंड, जो अब बढ़कर 20,000 सदस्यों का हो गया है। सार्डिन अपने एकमात्र बचाव की तरफ रुख करती हैं।
जितना हो सके उतना घना झुंड बनाना। एक चलती है तो वो सब चलती हैं। लेकिन डॉल्फिन इसके लिए तैयार हैं। उनका लक्ष्य है झुंड को गहराई में जाने से रोकना। वो आपस में तालमेल बनाकर सार्डिन के बचाव का रास्ता बंद कर देती हैं। बड़े सटीक ढंग से वो बड़े झुंड में से एक छोटी टुकड़ी को काटकर अलग कर देती हैं। वो ऐसी मछलियों को घेरने के लिए बुलबुले छोड़ती हैं जो उस छोटी टुकड़ी को तोड़ने की कोशिश करती हैं। वो मछलियों को एक दूसरे से एकदम सट कर रहने पर मजबूर कर देती हैं। हर मछली अपने आप झुंड के बीच में आने की कोशिश करती है, लेकिन अब थके हुए गिल्स को अशांत पानी से ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही है। एक के बाद एक छोटी छोटी टुकड़ियों को बड़े झुंड से अलग करके खत्म कर दिया जाता है। नुकसान बहुत तेजी से होता है। डॉल्फिन मछलियों को हाँकने में इतनी कारगर होती हैं कि हर दूसरे शिकारी को और ज्यादा खाने को मिलता है। जब मछलियों को सतह पर लाया जाता है तो गैनेट्स भी उन तक आसानी से पहुंच जाते हैं। गैनेट के छोटे बच्चे भी अब बखूबी शिकार कर रहे हैं। शार्क डॉल्फिन के पीछे पीछे आती हैं और उस कसे हुए छोटे समूह पर हाथ साफ करने के लिए सही वक्त का इंतजार करती हैं। वो पहले झुंड के किनारों को तोड़ती हैं, उसके बाद तेजी से अंदर घुसती हैं। डॉल्फिन बड़ी बेरहम होती हैं। उनके छोटे बच्चे भी मौके का फायदा उठाकर पहली बार मछलियां खाते हैं। कई किलोमीटर की समुद्री तटरेखा पर हर शिकारी एक साथ होता है। एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी होने के बावजूद वो एक बेरहम लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं।
सबसे बड़ा शिकारी आ गया। टन की ब्रूडेस व्हेल। ये हजारों सार्डिन्स को एक ही घूंट में निगल जाती है। ये दावत कई दिनों तक चलती है। बड़े झुंड की धज्जियां उड़ गई हैं। अब सिर्फ 5 किलोमीटर का बुफे रह गया है। अपने झुंड को दोबारा बनाने को लेकर बेहद कंफ्यूज और थकी हुई मछलियां अपने घर से 1300 किलोमीटर दूर हैं। गायब हो जाने वाली धारा ने उन्हें धोखा दे दिया। अब वो भटक गई हैं और एक अजीब से गर्म समंदर में बिखरी हुई हैं। वो दूसरों का खाना बनकर रह गई हैं। और ये खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सारे शिकारियों का शिकारी आ गया है। ओका। कॉमन डॉल्फिन जितनी ही चालाक और मिलकर काम करने वाली और उनसे 3 गुना बड़ी। ओका कभी सार्डिन के झुंड के लिए नहीं आया करती थी, लेकिन अब वो इनके झुंड तक पहुंचने के लिए हजारों किलोमीटर तैर कर आई हैं। लेकिन वो सार्डिन के पीछे नहीं है। वो यहां आई हैं डॉल्फिन का शिकार करने। अब और शिकार नहीं करना है, बल्कि भागना है। ओका ज्यादा ताकतवर ही नहीं, बल्कि उनमें स्टैमिना भी डॉल्फिन से ज्यादा होता है। जिस तरह डॉल्फिन्स ने मछलियों को घेरा था, वैसे ही अब ओका डॉल्फिन को घेर रही हैं। वो एक को झुंड से अलग करती हैं। एक बार अपना लक्ष्य तय करने के बाद वो टीम बनाती हैं, उसका पीछा करती हैं, उसे थका देती हैं। उसके बाद उस पर जबरदस्त हमला करती हैं।
हमला करती रहती हैं जब तक डॉल्फिन तैरने लायक नहीं रह जाती। खाने से पहले वो उसे डुबा देती हैं। ओका ने डॉल्फिन के बड़े झुंड को बिखेर दिया है। दावत उड़ाने वाले शिकारियों की गैर मौजूदगी में सार्डिन दोबारा इकट्ठी होकर भाग निकलती हैं। मछलियों का बहुत बड़ा जमघट जो समुद्र तट पर राज करता है अचानक ऐसे गायब हो जाता है जैसे उसे समंदर निकल गया हो। जुलाई के खत्म होते होते भरपेट खाने वाले शिकारी बिखर जाते हैं। गैनेट्स और खाने की तलाश में हर रोज 100 किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं। शार्क अपना सफर जारी रखती हैं। पेट भर खाना खाकर अब वो और दमदार हो गई हैं। डॉल्फिन ने अपने बच्चों का दूध छुड़ा दिया है। जैसे जैसे अलग अलग परिवार दोबारा इकट्ठे होकर अपने अपने रोज के हंटिंग ग्राउंड्स पर लौटते जाते हैं, बड़े झुंड छोटे होते जाते हैं। ठंडी धारा ने वो दावत दे दी जिसका सभी जानवरों को इंतजार था। अब वो गर्म हिंद महासागर के साथ मिलकर गायब हो गई है। कुछ लोगों का मानना है कि सार्डिन चुपके से गहराई में अंडे देने के लिए समुद्र में फैल जाती हैं। दूसरों का कहना है कि वो 1600 किलोमीटर का सफर तय करके वापस केप के पास अपने घर लौट जाती हैं। अगले साल ठंडी धारा फिर से बनेगी, शायद पिछली बार से दमदार, शायद पिछली बार से कमजोर, और अरबों मछलियां इसके बुलावे पर इसके पीछे जाने से खुद को रोक नहीं पाएंगी। वो मौत का जोखिम उठाएंगी एक ऐसे मकसद के लिए जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला है।